टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने क्लास 12 के लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ा था और हमने ट्रांसक्रिप्शंस देखा था, जो कि हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था और किस में देखा था, यूकैरियोट्स में देखा था। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो हमें पढ़ना है ट्रांसलेशन। तो अगर आपको याद हो ये वाली सीरीज जो हमने पहले सेंट्रल डोग्मा के नाम से पढ़ी थी कि 1 मार्क्स के लिए जो सेंट्रल डोग्मा भी पूछा जाता है, तो क्या था, यही पढ़ा था ना कि डीएनए से एमआरएनए बना यहाँ पे और एमआरएनए से यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए का कन्वर्जन होना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से इस एमआरएनए का कन्वर्जन, एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, ये हमारा क्या कहला रहा था, ट्रांसक्रिप्शन। देन एमआरएनए से हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज होना ही हमारा क्या है, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो क्या होता है ट्रांसलेशन, इट इज अ प्रोसेस द कन्वर्जन ऑफ द एमआरएनए इनटू द प्रोटीन सिंथेसाइज, जो मेकओवर करता है या फॉर्म करता है किसको, प्रोटीन सिंथेसाइज। अब प्रोटीन सिंथेसाइज कब होगी, जब इसमें बहुत सारे क्या होंगे, अमाइनो एसिड फॉर्म होंगे, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे कुछ अमाइनो एसिड बनते हैं। अब ये जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, जैसे हमने वो पढ़े थे आर्जिनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन और सेरीन, इस टाइप के, मेथियोनिन, तो ये सब हमारे क्या है, अमाइनो एसिड है। जब ये अमाइनो एसिड आपस में बाइंड होते हैं विद अ बॉन्ड के थ्रू, तो वो हमारा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये आके मतलब आपस में बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ के रखता है, कंबाइन करके रखता है। उसके बाद ये क्या बनाएगा, एक लॉन्ग चेन बना देगा, किसकी, ऑफ पॉलीपेप्टाइड की। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड क्यों बोला, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड है और पॉली मीन्स बहुत सारी, एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे अमाइनो एसिड हैं, जब ये हमारी पेप्टाइड बॉन्ड के साथ बाइंड होंगे तो इनको कुछ एनर्जी भी तो चाहिए। अब ये एनर्जी इनको कहाँ से आएगी, जैसे फर्स्टली जब ये जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ये कब एक्टिवेट होंगे, जब हमारा क्या होगा, फर्स्टली जब हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेट अमाइनो एसिड एक्टिवेट, ऐसे बोल सकते हैं हम यहाँ पे, अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गए इज द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएंगे, अमाइनो एसिड एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, देन ये क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे विद किसके साथ, टीआरएनए के साथ। हमने लास्ट टाइम अपने टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो सॉल्युबल आरएनए हमने बोला था, है ना, टीआरएनए का, जिसमें हमने कोई एक लास्ट में हमने एक नीचे की तरफ क्या देखा था, एक कोडोन देखा था, जिसमें बहुत सारे एंटीकोडोन्स भी लगे हुए थे, जो कि एक एंटीकोडोन्स फॉर्म में जो था, जो क्या कर रहा था, उस कोडोन को रिकॉग्नाइज कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा अमाइनो एसिड, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आते रहेंगे ऐसा कोडोन के फॉर्म में, तो वो उसको क्या करेगा, उसके कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको मतलब देखेगा, पहचानेगा। ठीक है, आगे फिर उसको आगे कंटिन्यू में करता रहेगा। इसमें हम भी जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शंस में 3 स्टेप पढ़े थे ना, फर्स्ट इज इनिशिएशन, इलोंगेशंस एंड टर्मिनेशन, सेम एज हमारा इसमें भी यही है। तो पहले अभी तो हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसे एक्टिव हुआ, किस तरीके से वो कंबाइन हुआ, उसे कौन सी एनर्जी मिली। ठीक है, एटीपी देख लिया हमने, अब वो टीआरएनए के साथ बाइंड हुआ, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड एसाइलेशंस ऑफ टीआरएनए, एसाइलेशंस ऑफ टीआरएनए, या फिर हम इसका सेकेंड नेम और करके भी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसको हमने चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्यों बोला, क्योंकि जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड है जिसमें बहुत सारे हमारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो एक लॉन्ग चेन को फॉर्म कर रहे हैं, एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। ठीक है, तो वो उस टीआरएनए के थ्रू ही क्या हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। चार्ज मीन्स जो हमारा एंटीकोडोन लूप था, उसमें जो बहुत सारे कोडोन आ रहे थे, वो उसको क्या कर रहे थे, रिकॉग्नाइज कर रहे थे। ठीक है, तो एक लॉन्ग चेन बना दे रहे हैं, तो इसीलिए उसको बोला गया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एसाइलेशंस ऑफ द टीआरएनए। ठीक है, इसमें अब आप ये ध्यान रखना, एक तो हमारा ये हो गया, इसमें हमने पढ़े यहाँ पे 3 स्टेप, कौन कौन से स्टेप होते हैं इसमें हमारे, फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकेंड इज होता है हमारा, सेकेंड आता है हमारा यहाँ पे एलोंगेशन, फर्स्ट आता है हमारा क्या है, इनिशिएशन, सेकेंड वन इज एलोंगेशन,
एंड थर्ड वन इज हमारा टर्मिनेशन। जैसे कि सेम हमने कहाँ पे पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, ठीक है। तो आप देख रहे हो इनिशिएशन तो हो गया, जैसे इनिशिएशन कहाँ से हुआ, आप देख रहे हो 5 प्राइम से यहाँ पे कुछ कोडोन्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, जैसे CU, CC, GU, इस तरीके से कुछ कोडोन लगे हुए हैं जो कि 5 प्राइम से स्टार्ट है और 3 प्राइम पे। अच्छा, इसमें हमारे ये हमारा बनाता कौन है, अभी हमने पढ़ा था ना कि mRNA कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ mRNA ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, UTR होता है। 1 नंबर के लिए UTR की डेफिनेशन, मतलब पूरा डेफिनेशन भी पूछ सकता है, उसकी एक्सप्लेनिंग पूछ सकता है कि UTR क्या है, मे भी उसका फुल फॉर्म भी पूछ ले कि UTR क्या है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब अभी हमने देखा कि कुछ हमारे mRNA ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, अमाइनो एसिड को लेकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे थे जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे थे। बट कुछ ऐसे होते हैं अनट्रांसलेटेड जो ट्रांसलेट ही नहीं होते, उसमें वहां पे हमारे क्या है, वो UTR रीजन कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमारे 5 प्राइम से स्टार्ट होते हैं। ये आपको यहाँ पे ये लिखना है कि 5 प्राइम से स्टार्ट होते हैं, वो भी कहाँ से, यहाँ पे ये हो गए बिफोर स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन, ठीक है। बिफोर 5 प्राइम स्टार्ट जो कोडोन है, जैसे यहाँ पे ये हमारा कोडोन लगे हुए हैं, यहाँ से हमारे स्टार्ट होंगे कौन, UTR रीजन, उसके बाद यहाँ पे 3 आफ्टर स्टॉप कोडोन, और कहाँ पे बंद हो जाएंगे, मतलब कहाँ पे आगे जाके मिलेंगे, 3 प्राइम। ये जो हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम बना है, इस 3 प्राइम के बाद UTR वाला रीजन प्रेजेंट होगा, जो कि क्या कौन रखता है अपने अंदर, ऐसा mRNA रखता है, mRNA शो करके रखता है UTR रीजन को, ठीक है। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है कि हमने इसमें पेप्टाइड बॉन्ड देख लिए, UTR रीजन देखा। अब हमने क्या देखा कि ये जो हमारा mRNA है, जब इसके साथ यहाँ पे आके बाइंड अप हो जाता है, इसको एक एनर्जी मिल गई, एक्टिवेट हो गया। अब ये क्या करेगा, tRNA के साथ बाइंड हो जाएगा। जब tRNA के साथ बाइंड हो गया मीन्स इनिशिएशन स्टार्टिंग हो गई उसकी बननी। अब जब जैसे वो इलोंगेट कब होगा, इलोंगेट का मतलब जब जो जैसे अगर आपको tRNA वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से याद हो, हमने यहाँ पे वाला ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ा था, यहाँ पे हमने एंटीकोडोन लूप पढ़ा था, जिसमें यहाँ पे हमारे क्या थे, कुछ कोडोन लगे हुए थे, तो जो कि क्या कर रहे थे, इस कोडोन को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे, कोडोन को रिकॉग्नाइज करके एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, किसकी, ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि CGU, ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट है, यहाँ पे GCA से, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे tRNA एक लॉन्ग चेन बनती जा रही है। ये हमारे जो मैंने आर्जिनिन, सेरीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, टायरोसिन, अगेन ल्यूसीन, फिर ग्लाइसिन, इस तरीके से क्या दे रखे हैं यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, एक ऐसा अमाइनो एसिड, ठीक है, विद कनेक्ट विद अ पेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ कनेक्ट है और एक फॉर्म करते हैं एक लॉन्ग चेन को, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इलोंगेट का मीनिंग वही है कि पेप्टाइड को क्या करना, इलोंगेट फॉर्म में बनाना। अब ये इलोंगेट बना रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या है कि जो एक पेप्टाइड चेन है वो फॉर्म होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, इलोंगेट होती जा रही है, ठीक है। बट एक कंडीशन ऐसी भी तो आएगी कि ये कभी हमारी जो इस चेन है वो स्टॉप होगी, ठीक है, तो उस पोर्शंस को वहां पे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेशंस। मींस यहाँ पे अब जो हमारे ये अमाइनो एसिड्स हैं ये डिटेक्ट कर लिए जाएंगे बाय द किसके थ्रू, मतलब इन द फॉर्म ऑफ DNA बाय द mRNA के थ्रू DNA के फॉर्म में हमारे क्या कर लिए जाएंगे, रिकॉग्नाइज कर लिए जाएंगे, डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, तो देन वो पोर्शन हमारा क्या होगा, लास्ट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। यहाँ पे ये ट्रांसलेशन हमारा फिनिश हुआ, जो कि आपको 3 स्टेप में बताना है, और मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को लेके बताना है, अमाइनो एसिड को लेके बताना है, उसके बाद आपको यहाँ पे चार्जिंग ऑफ tRNA और एसाइलेशंस ऑफ tRNA बताना है, देन इसमें आपको एक mRNA का रीजन बताना है। इसमें ये जो हमारे मतलब कंबाइंड हो रहे हैं, एक राइबो एंजाइम लग रहा है जो कि क्या कर रहा है, एक इसको एनर्जी दे रहा है। एंजाइम का मीन्स हमें भी पता है एनर्जी तो दे रहा है, ठीक है, बट साथ साथ कुछ केमिकल जो एक्टिविटी है उनको क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है। दैट मीन्स कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। जब कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा तो उसका मतलब क्या होगा, जो इनहेंस कर मतलब क्या कर देगा, ये इनहेंस कर देगा अ नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन को। जो पेप्टाइड चेन सपोज अगर यहाँ से 1 to 5 बननी होंगी, ठीक है, अगर कोई भी उसमें कैटलिस्ट लग जाता है तो वो 5 से कितने बना सकता है, वो 50 बना सकता है, 100 बना सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें कैटलिक हो गया, उसने उसकी एक्टिविटी को और फास्ट कर दिया और ज्यादा उसमें पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन फिनिश हुआ। नेक्स्ट अब हम अपना लैक ऑपेरेंट स्टार्ट करते हैं।
नाउ अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा लैक ऑपेरन। लैक ऑपेरन आपका इंपॉर्टेंट है, एज अ 3 मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कैसे पूछ लेता है आपसे कि पूरा डिफाइन द लैक ऑपेरन। इसमें हमें पढ़ना है कि हमारे 2 मेथड आते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि ये हमारा किसने दिया था, जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। ठीक है, जो कि हमारा स्विच ऑफ और स्विच ऑन की 2 की कंडीशन पे होता है। स्विच ऑफ का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे अब्सेंट ऑफ, कह सकते हो यहाँ पे अब्सेंट ऑफ लैक्टोज। अभी मैं आपको यहाँ पे लैक्टोज बताती हूँ यहाँ पे लैक्टोज क्यों आया। और यहाँ पे स्विच ऑन का मीन्स प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, लैक ऑपेरन, लैक ऑपेरन नाम से भी है कि लैक का मीन्स ही क्या है, यहाँ पे मतलब एक लैक्टोज शुगर है, उससे मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, लैक इज रिफर्स टू एज अ लैक्टोज शुगर। ठीक है, इसमें ऑपेरन क्या है, ऑपेरन एक ऐसा मतलब एक ऐसा मेथड है जो कि कंट्रोल करके रखता है इसके सारे स्टेप को। जैसे हमने कुछ प्रमोटर्स पढ़े थे, कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ठीक है, जो कि पूरा एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे स्विच ऑफ में मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ, ये प्रमोटर्स बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारा आई क्या है, आई यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है, यहाँ पे हम इंड्यूसर ना बोल के इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे प्रमोटर हो गया, यहाँ पे मैंने एक ओ लगाया हुआ है, मतलब बड़ा सा एक ओ बना हुआ है जो कि हमारा क्या है, एक ऑपरेटर। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल जीन ZYA। ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, 3 होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ZYA, इनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, अभी आपको बताती हूँ। उसमें सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे कि लैक ऑपेरन क्या है, मतलब जैकब एंड मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। लैक ऑपेरन जो होती है मतलब एक लैक्टोज शुगर्स को रिफर्ड करती है। इसमें हम लैक ऑपेरन को ही मतलब वैसे तो हमारे बहुत सारे ऑपेरन्स होते हैं, जैसे ट्रैप ऑपेरन होता है, हिस होता है, वेल होता है। एक होता है आपका ट्रैप, TRP ट्रैप ऑपेरन। ठीक है, एक होता है आपका वेल, एक होता है आपका हिस, बहुत सारे आपके ऑपेरन मॉडल होते हैं। एक होता है आपका लास्ट इज लैक। तो जो कि हमें NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो हमें लैक ऑपेरन नहीं पढ़ना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर हमने स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो हमने कुछ प्रमोटर्स पढ़े थे, ऑपरेटर्स, कुछ रेगुलेटर जीन्स पढ़े थे, है ना, एंड कुछ स्ट्रक्चरर। तो सेम है उसी के साथ की वही बात है। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रमोटर है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया आई नॉट है, यहाँ पे क्या नहीं है, इंड्यूसर नहीं है, बट क्या ये एज अ इनहिबिटर है। ठीक है, इसने क्या किया, आई जो है वो फॉर्म करेगा रिप्रेसर mRNA। क्या बनाएगा, रिप्रेसर mRNA बनाएगा। ये रिप्रेसर mRNA जो है वो बाइंड हो जाएगा विद इस ऑपरेटर के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है, ये हमारी स्विच ऑफ कंडीशन है। स्विच ऑफ का मीन्स अब्सेंट ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज शुगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है। तो ये जो हमारा रिप्रेसर है यानी mRNA है, ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा इस ऑपरेटर के साथ। तो ये जो ZYA है ना, ZYA का मतलब स्ट्रक्चरल जीन, ये अपनी एक्टिविटी क्या करेगा, मतलब अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आगे जो भी ये प्रोसेस होगी, मतलब आगे जो भी ये RNA अपना या फिर पूरा mRNA को जो सिंथेसाइज करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसको कंट्रोल करने वाला, इन स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करने वाला विद इस रिप्रेसर के साथ जब ऑपरेटर बाइंड हो जाता है तो वो क्या करता है, स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। वो किस कंडीशन में आता है, हमारा स्विच ऑफ। एंड सेकंड में हमारा क्या होता है, स्विच ऑन में अगर हम देखते हैं तो आप देख रहे हो सेम बात है, प्रोड्यूसर इंड्यूसर, यहाँ पे मतलब इंड्यूसर ना बोल के हम ये क्या बोलेंगे, यहाँ पे इनहिबिटरी। ठीक है, यहाँ पे हमारा इनहिबिटर लगा हुआ है, देन यहाँ पे हमारा ये प्रमोटर अगेन है, देन ऑपरेटर। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये फिर हमारा ZYA इनके नाम क्या है, Z का मीन्स हो गया यहाँ पे हमारा बीटा ग्लैक्टोसिडेज, इसका एक अलग फंक्शन होता है, अभी बताऊंगी। विच इज क्या करता है, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स। जो डाइसैकेराइड्स की भी क्या होती हैं, शुगर होती हैं, उनको क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, वाई परमिएज, ये परमेबिलिटी देगा ऑफ किसको, बीटा ग्लैक्टोसिडेज को। जो अब जो डाइसैकेराइड्स आएंगी या बीटा ग्लैक्टोसिडेज के फॉर्म में आएंगी उनको परमेबिलिटी देगा कौन, वाई जीन। ठीक है, ए क्या करेगा, ए यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज होता है, जो कि ये क्या करता है, रिमूव आउट करता है ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल। जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं इसमें उनको रिमूव आउट कर देता है। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे पूछा जाता है, या तो सपोज कभी कभी इनके फंक्शंस पूछ लेता है कि जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं लैक ऑपेरन में ZYA, उनके फंक्शंस क्या हैं। अभी मैं नोट करके आपको बता दूंगी, पहले अभी थोड़ा सा ये देख लो कि स्विच ऑन में ये अपनी एक्टिविटी को कैसे कंप्लीट कर पाएगा।
ये ऐसे करेगा कि ये प्रमोटर हुआ, ये हमारा इनहिबिटरी हुआ। तो इस इनहिबिटरी ने यहाँ पे क्या किया, रिप्रेसर एमआरएनए फॉर्म किया। अब ये रिप्रेसर एमआरएनए क्या होगा, मैंने आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या लगा हुआ है, बाहर से इंड्यूसर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या करेगा, इस रिप्रेसर एमआरएनए के साथ ऐड होके इस रिप्रेसर की एक्टिविटी को ही कंट्रोल कर देगा। दैट मीन्स इस रिप्रेसर की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। जब इस रिप्रेसर की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा तो बेटा ये हमारा ये जो इस ऑपरेट के साथ बाइंड हो रहा था, ये ऑपरेटर के साथ बाइंड हो रहा था, तो वो हमारा होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो रिप्रेसर एमआरएनए इसी ने मतलब ये इंड्यूसर के साथ बाइंड हो गया। जब इंड्यूसर के साथ बाइंड हो गया तो इसकी जो बाइंड अप है विद ऑपरेटर के साथ, इसने उसको रोक दिया। ठीक है, जब ये इसको रोक देगा तो आप देख रहे हो अब जो स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, वो इजीली से परफॉर्म हो पाएंगे। कैसे, जैसे ये जो लैक एमआरएनए है या लैक ऑपरेंट जो एमआरएनए का आगे फॉर्मेशंस करेगा, इस आगे इसके थ्रू वो सिंपल से कर पाएगा। साथ साथ अपने ZYA यानी स्ट्रक्चरल जीन अपने इजीली से फंक्शंस कर लेंगे। ZYA, तो आप इसके फंक्शंस देख लीजिए। Z को हमने क्या बोला यहाँ पे, बीटा ग्लैक्टोसिडेज, सेकंड Y एंड थर्ड ये क्या करता है हमारा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेकेराइड ठीक है। देन Y हमारा क्या है यहाँ पे, परमिएज जो कि क्या देता है, विच प्रोवाइड द परमेबिलिटी ऑफ बीटा ग्लैक्टोसिडेज, जो बीटा ग्लैक्टोसिडेज को क्या देता है, परमेबिलिटी देता है। ठीक है, एंड लास्ट हमारा क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज। ये क्या करता है, रिमूव आउट ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उन्हें क्या कर देता है, रिमूव आउट कर देता है। रिमूव आउट ऑफ टॉक्सिक मटेरियल या सब्सटेंस, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हमने लैक ऑपेरन दो कंडीशंस पे पढ़ा। कैसे पढ़ा, एक तो हमने इसके साइंटिस्ट का नाम देखा, किसने इसको दिया, जैकब ने एंड मोनार्ड ने दिया। उसके बाद हमने इसमें देखा कि ये हमारा लैक जो होता है वो रिफर्स करता है एज अ लैक्टोज शुगर पे। उसके बाद हमने इसमें यहाँ पे कुछ आई पढ़ा, पी हमने देखा, पी क्या होता है, प्रमोटर होते हैं, आर क्या होते हैं, रेगुलेटर्स, ओ मीन्स क्या होता है यहाँ पे हमारा ऑपरेटर होता है, आई मीन्स क्या होता है, इनहिबिटरी। और स्ट्रक्चरल जीन हमने 3 टाइप्स के देखे, ZYA। ठीक है, जिसमें कि हमने तीनों के अपने अलग अलग फंक्शन देखे। उसके बाद हमने इसमें यहाँ पे आई देखा, आई क्या फॉर्म कर रहा था, एक रिप्रेसर एमआरएनए को बना रहा था। जब रिप्रेसर एमआरएनए जब एक्टिव था वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर के साथ बाइंड होके, तो रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट कर देगा, बंद कर देगा फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट द ऑपेरेंट, मतलब अब ट्रांसक्रिप्ट द ऑपेरेंट जो आगे जो ऑपेरेंट फॉर्म होना था उसको क्या कर देगा, वो प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, मतलब उसमें बाय जो आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू जो कंडीशंस होने वाली थी या जो हमारा ये लैक में आरएनए बनने वाला था वो हमारा क्या होगा, बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो हमारे इस ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया, उसने स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया या बांध लिया। ठीक है, या स्टॉप कर दिया, ऐसे बोल सकते हो आप। वो किस कंडीशन में, स्विच ऑफ, मींस लैक्टोज क्या है आपकी, अब्सेंट है। बट जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो बाइंडिंग होगा। क्यों, बाहर से क्या आ जाएगा, इंड्यूसर आ जाएगा। जब बाहर से इंड्यूसर आ गया तो उसने रिप्रेसर एमआरएनए की एक्टिविटी को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, पहले से स्टॉप कर दिया, ताकि वो यहाँ पे इस ऑपरेटर के साथ बाइंड ही ना हो पाए। जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन अपने इजीली से सारे फंक्शंस को कर सकेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी शो हो रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे स्विच ऑफ कंडीशन है, एक हमारी यहाँ पे स्विच ऑन है, जिसमें अपना यहाँ पे आप स्ट्रक्चरल जीन देख रहे हो ZYA। उसके बाद अपने यहाँ पे आप प्रमोटर और आप यहाँ पे इनहिबिटरी देख रहे हो, ऑपरेटर देख रहे हो। ठीक है, मेन इज ऑपरेटर आपका जो बाइंड हो रहा है, जो कि क्या कर रहा था, रिप्रेसर के साथ बाइंड होकर इसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर रहा था। आगे स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। उसके नेक्स्ट केस में आप देखिए यहाँ पे स्विच ऑन में एक इंड्यूसर आप देख रहे हो, नीचे की तरफ यहाँ पे आपका एक इंड्यूसर लगा हुआ है, जो कि किसके साथ बाइंड हो जाएगा, रिप्रेसर ऑफ एमआरएनए के साथ बाइंड होते ही क्या करेगा, जो रिप्रेसर ऑफ एमआरएनए की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर लेगा और ऑपरेटर के साथ बाइंड होने उसे नहीं देगा, ताकि जो स्ट्रक्चरल जीन के जो फंक्शन है वो इजीली से हो सके। ठीक है,
ये हम यहाँ पे अब हमारा लैक ऑपरेंड फिनिश होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक HGP, जो कि हमारे लिए एक शॉर्ट नोट पे पूछा जाता है। नाउ अब हम देखते हैं अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि हमारा कभी कभी 1 नंबर के लिए पूछ लेता है, या फिर इसमें अब हमारा कुछ इसके गोल्स आते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये हमारा क्यों इम्पोर्टेंस है या इसके ऐसा क्या है, ये हमारा किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा, उससे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ने से पहले आप ये देख लो, 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? HGP was closely associated with the rapid development of a new area in biology. Means जो हमारा HGP है, HGP क्या है, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि HGP means ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा 90 नॉट में स्टार्ट हुआ था, मतलब 1900 में स्टार्ट हुआ था ये हमारा। इस पे क्या था, ये हमारा, इसको हम मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हमारा मेगा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। ये हमारा 13 ईयर तक चला था, 13 ईयर मीन्स 2013 के आसपास ये मतलब एंडिंग हो गई थी इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या बताता है, जो कि मतलब हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं या कुछ हमारे ऐसे बायोडेटाज होते हैं, बायोडेटाज इन द सेंस जो हमारी जीन्स के बारे में ही जो स्टडी की जाती है, तो वो डेटा हमारा क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारा स्टोर किया जाता है उसी फॉर्म में, और उसके बाद जो कुछ हमारे बेस पेयर होते हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब जैसे एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन में बहुत सारे बेस पेयर होते हैं, तो जब बेस पेयर होते हैं नाइट्रोजनियस बेस पेयर, तो उनके सीक्वेंसिंग को रखना या फिर उनकी मतलब एनालाइजिंग करना, ठीक है, उनको समझना, तो वो किसके अंदर आता है? हमारा इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेगा प्रोजेक्ट होता है, 13 ईयर्स तक चला था, ये बोलते हैं इसमें। और यहाँ पे हम कितने करते हैं? 3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, ये इसमें होता है। इसमें यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट लगी थी, इसकी कॉस्ट भी पूछ ली जाती है। यहाँ पे $, यहाँ पे लगी थी कितनी? $3। US में हमें $3 लगी थी, मतलब पर बेस पेयर, पर बेस पेयर। तो ये हमारा कितना हो गया था? 9 बिलियन बेस पेयर के अप्रॉक्स हो गया था, 9 बिलियन बेस पेयर। ठीक है, अगर इसको देखें तो हमारी इसकी इतनी कॉस्ट बैठेगी यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट की, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेगा प्रोजेक्ट। कभी कभी इसकी यहाँ पे कॉस्ट भी पूछ ली जाती है कि इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसके जो मतलब इतना जो बेस पेयर होता है, जब उसको करने के लिए तो वो कितनी कॉस्ट लगती है उसकी? वो हमारी लगती है $3। ठीक है, वो भी पर बेस पेयर। अब आपको यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है अब क्लियर हो रही होगी कि HGP was closely associated with rapid development। रैपिड डेवलपमेंट मतलब कॉन्टिन्यू डेवलपमेंट होता ही जा रहा है किसका? ऑफ अ न्यू एरिया का इन अ बायोलॉजी सेक्टर्स में। तो वो हमारी वही क्या कहलाती है? बायो इन्फॉर्मेटिक। इन्फॉर्मेटिक अब समझ में आ रहा है ना? इन्फॉर्मेटिक मतलब कुछ भी ऐसी जीन्स, उनकी इंफॉर्मेशंस को क्या करना, पहले तो उनको एनालाइज करना, उनके डेटा को देखना, समझना, उसके बाद उनको क्या कर देना? ऐसा स्टोर कर देना। ठीक है, वो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं। ये आपको एज इट इज 1 मार्क्स की डेफिनेशन ऐसे देनी है, और ये कुछ थोड़ा सा आपका ह्यूमन जीनोम देना है कि हमारा 1900 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट होता है, 13 ईयर्स तक चला था, और इतने इतने इसकी कॉस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी हम इसमें यहाँ पे अपना कुछ इसके गोल्स पढ़ेंगे। आपके क्या है, 2 नंबर के लिए ये एज इट इज पूछ लेता है कि इसके गोल्स क्या हैं ऑफ द HGP के। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो अब देखिए इसके गोल क्या है यहाँ पे। फर्स्ट गोल तो इसका यहाँ पे है, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA। मतलब ह्यूमन DNA की जो जीन्स हैं वो कितने? 20,000 से लेके 25,000 तक ये क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई कर सकता है। ये हमारा इसका क्या है? फर्स्ट गोल है। ठीक है, सेकेंड गोल क्या है? डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप अ ह्यूमन DNA। मीन्स जो ह्यूमन DNA है उसको क्या करता है? डिटरमाइन करता है, कितने? 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, उनको क्या कर लेगा? डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ना कि कितने कितने बेस पेयर को ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, थर्ड क्या है? स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। अभी अगर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक याद आ रहा हो तो वही है कि क्या कर रहा है, अब जितनी भी हमारी बेस पेयर्स थी, ठीक है, जो कि हमारी बेस पेयर्स ऑफ ह्यूमन DNA है, इनको क्या कर रहा है? इनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहा है। फोर्थ पॉइंट इज इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस।
सपोज जैसे अगर पहले की टाइम ऐसी थी, वहां पे हमारी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, ठीक है, तो जो इतने जो हमारे नाइट्रोजनियस बेस पेयर थे वो उनका मतलब उनकी सीक्वेंसिंग, उनकी काउंटिंग मतलब इजीली से हम पता नहीं लगा सकते थे। बट इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे टूल्स भी डेवलप किए गए जो कि हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें कि हमारी क्या की गई, कुछ ट्रांसफर की गई रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के थ्रू। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, कुछ मतलब इथिकल इश्यूज भी थे, सोशल भी थे एंड लीगल इश्यूज थे दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स, इस प्रोजेक्ट से क्या हुए, अराइज हुए। उसके बाद द HGP वॉज अ 13-year प्रोजेक्ट, ये हमने पढ़ ही लिया, US डिपार्टमेंट ऑफ द एनर्जी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये आप ध्यान रखना कि ये किसने बताया था, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, यूएस में एक यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, इसी ने इसी प्रोजेक्ट को बताया था, ठीक है। यहाँ पे हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट अब हम अपने यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, इस पूरी मॉल बायो में हमने कुछ जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे डीएनए को लेके, आरएनए को लेके, उसके बाद हमने कुछ सेमी कंजर्वेटिव पढ़ा कि डीएनए हमारा सेमी कंजर्वेटिव भी प्रोसेस रखता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा आगे, कुछ हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शंस पढ़ा एंड लास्ट आज हमने क्या पढ़ा, इसमें ट्रांसलेशन पढ़ा। उसके बाद हमने एक लैक ऑपेरन भी इंपॉर्टेंट है, टीआरएनए पढ़ा जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 1 मार्क्स की हमने डेफिनेशंस भी देख ली बायोइन्फॉर्मेटिक के नाम से। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स 102 नंबर का जो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है या फिर कॉस्ट पे पूछ लिया जाता है कि क्यों बोलते हैं इसको मेगा प्रोजेक्ट, या फिर आपका ये एज इट इज आपके इसके गोल्स पूछ लेगा जो कि अभी हमने डिस्कस किए थे, जो कि हमने अब कितने 5 to 6 इसके गोल्स डिस्कस किए थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाली यूनिट फिनिश हुई। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।